बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द लेक्चर नंबर 14 ऑफ K4 बिजनेस लॉ डायनामिक्स बिजनेस लॉ पोर्शन। गुज़िश्ता क्लास में हमने अपने एक फ्रेश चैप्टर का आगाज़ किया था जिसका नाम था परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पार्ट नंबर 1। चैप्टर का आगाज़ करते ही मैंने आपसे फरमाया कि कॉन्ट्रैक्ट बन चुका है। चैप्टर नंबर 2 में, 3 में, 4 में, 5 में हम कॉन्ट्रैक्ट बनाने के आदाब सीख चुके हैं। अब हम जो सीखने जा रहे हैं चीज़ें चैप्टर नंबर 6 से लेकर 10 तक में, वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करने के आदाब है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट किस तरह से परफॉर्म होता है और किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट की परफॉर्मेंस मानी जाती है या किस तरह से आपको परफॉर्मेंस देनी चाहिए। और परफॉर्मेंस रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं वो चैप्टर नंबर 6 और 7 के अंदर आएंगे। बाकी फिर परफॉर्मेंस के कुछ और चैप्टर है हमारे पास, जैसे कि चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10। विद दिस हम आज की क्लास का आगाज़ करते हैं, बट बिफोर दिस हाफिज़ साहब तिलावत कर दें, उसके बाद हम थोड़ा सा कल का काम रिवाइज करके आज की क्लास की जाने बढ़ जाएंगे। एक सवाल आया है, अद्दिया मुबारक। अद्दिया मुबारक क्या होता है? मतलब बहन मुबारक हो। अद्दी तो बहन को कहते हैं ना सिंधी में। तो खैर, अच्छा, अद्दिया मुबारक, आप भाई हो या बहन हो। ये पोस्ट रिजल्ट बैच है, बिल्कुल पोस्ट रिजल्ट बैच है, क्योंकि प्री रिजल्ट बैचेस में हम चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5 ख़त्म कर चुके हैं और पोस्ट में हम जो है ना 6 ऑनवर्ड्स पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये सारी कल बातें तफसीली हो चुकी हैं। डन, चलो जी। चैप्टर का आगाज़ करते ही हमने पढ़ा कि कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होने के तरीके हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट किस किस तरह से डिस्चार्ज होता है। हमने कहा था जनाब, कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म कैसे होता है। परफॉर्मेंस का मतलब क्या होता है? परफॉर्मेंस का मतलब होता है फुलफिलिंग द प्रॉमिस मेड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जो मैंने वादा किया था उसको मैं परफॉर्म कर दूंगा तो मेरी परफॉर्मेंस मानी जाएगी। परफॉर्मेंस कितनी तरह से दी जाती है बताओ? 2 तरह से। कैसे? एक्चुअल परफॉर्मेंस, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। एक्चुअल मतलब जब मैं एक्चुअल में वो काम कर जाऊँ, और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस मतलब जब मैं वो काम करने की अटेम्प्ट लूँ। अच्छा, अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस के और नाम क्या है, दूसरे नाम क्या है? अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस और टेंडर। ठीक है, ज़बरदस्त, शाबाश। फिर हम आगे चले गए और आगे जाके हमने पढ़ा कि वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, यानी कि वैलिड टेंडर, यानी कि वैलिड, और क्या तीसरा नाम था? ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, टेंडर और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। इसके आदाब क्या हैं, यानी कि हमें वैलिड कब होगी, किस तरह से देनी चाहिए। तो हमने पढ़ा था सबसे पहली बात कि अनकंडीशनल ऑफर होने चाहिए। अनकंडीशनल ऑफर नहीं, अनकंडीशनल ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस होनी चाहिए। ठीक है, प्रॉपर टाइम पे हो, प्रॉपर लोकेशन पे हो, उसको देख के लगे कि वो अपना कॉन्ट्रैक्ट का वादा जो है वो फुलफिल कर सकता है, अश्योरेंस ऑफ फुलफिलमेंट हो। एंड लास्टली अपॉर्चुनिटी फॉर इंस्पेक्शन हो, हम उसको अपॉर्चुनिटी फॉर इंस्पेक्शन दें। इसके ऊपर तफसीली बात हमने कल कर ली है। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हमने 2 छोटे छोटे क्लास और पढ़े थे कि अगर प्रॉमिसर मर गया तो फिर क्या होगा, और उसके बाद हमने पढ़ा था कि अगर वो बंदा प्रॉमिस फुलफ़िल करने से ही मना करे तो फिर क्या होगा। डन। इसके बाद सवालात दिए गए थे आपको, सवाल नंबर 1, 2, 3, 4 ए, और उसके बाद हम चले गए थे एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट पे। अच्छा, ये 4A तक, और बाकी इसके बाद जो सवालात थे 7 तक वो कर लिए सबने, हो गए थे। मुश्किल तो नहीं लगा था कुछ, ईजी था। और सोल्यूशन देख लिया था या नहीं देखने की ज़रूरत पड़ी? बाद में देखा था, लेकिन हो गए थे सवाल। ज़बरदस्त, सबसे हो गए थे, आप लोगों से भी हो गए थे, शाबाश, बहुत आला। अच्छा, अगली चीज़ हमने पढ़ी थी फिर एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट। एप्रोप्रिएशन ऑफ पेमेंट का बेसिकली बेसिक कॉन्सेप्ट ये था कि बिज़नेस के अंदर ज़्यादातर किसकी ट्रांजैक्शन होती हैं? उधार की होती हैं, बहुत सारी सेल परचेज़ की ट्रांजैक्शन होती हैं, और मल्टीपल इनवॉइसेस जो है ना वो एक वक्त में ड्यू होती हैं। तो अगर कोई कर्ज़दार किसी अपने सप्लायर को पेमेंट कर रहा है तो वो पेमेंट किस डेट के अगेंस्ट अप्रोप्रिएट होगी, अप्रोप्रिएट बोल रहा हूँ, अपोर्शन होगी। ठीक है, तो हमने ये सीखा। इसके अंदर बेसिकली हमने 4 रूल पढ़ लिए। क्या? कि अगर डेट टू बी डिस्चार्ज इज इंडिकेटेड, बता दिया जाए कि ये पेमेंट किस डेट के अगेंस्ट डिस्चार्ज करनी है, तो फिर उसी के अगेंस्ट। जैसे कि मैंने पेमेंट करी और मैंने कहा इनवॉइस नंबर 56 के अगेंस्ट ये सेटल कर रहा हूँ, तो बस फिर वो इनवॉइस नंबर 56 के अगेंस्ट ही सेटल कर सकता है और कहीं अगेंस्ट सेटल नहीं कर सकता। अगर केस नंबर 2, वेयर द डेट टू बी डिस्चार्ज इज़ नॉट इंडिकेटेड, तो फिर मैं किसी भी लॉफुल डेट पे कर सकता हूँ। देखो, टाइम बार डेट भी लॉफुल डेट होता है, कल की क्लास की प्रैक्टिस में आपने ये चीज़ देख ली होगी। टाइम बार डेट भी लॉफुल डेट होता है, लेकिन डिस्प्यूटेड डेट पे आप नहीं कर सकते। डन। तीसरी चीज़,
नाइदर ऑफ द पार्टीज मेक्स एन अप्रोप्रिएशन, किसी पार्टी ने कोई अप्रोप्रिएशन नहीं करी, तो फिर लॉ यहाँ पे हरकत में आ जाता है, और हरकत में कहता है कि मैं बताऊंगा कैसे करना है, वो बोलता है मैं बताता हूँ कैसे करना है। वो कैसे करना होता है भाई, बोलो भाई इन ऑर्डर ऑफ टाइम करना होता है। अच्छा, और अगर दोनों एडमिशन, दोनों इनवॉइसेस, दोनों ट्रांजेक्शन एक डेट पे हुई हैं, सेम टाइम पे हुई हैं, तो फिर किससे क्या करोगे, अपॉर्चनमेंट कर लोगे, शाबाश। अच्छा, फिर आखिरी बात हमने की थी क्लास के आखिर में कि जब सूद और असल दोनों ड्यू हों और जब आप पेमेंट कर रहे होगे तो फिर पहले किसको बांटोगे, पहले सूद को ख़त्म करोगे और फिर असल को, प्रिंसिपल को। डन, बेहतरीन हो गया। ये हमारे 5 मिनट में कल का टॉपिक रिवाइज हो गया, ज़बरदस्त। सवाल नंबर 5 एग्जाम्पल थी, सवाल नंबर 6 ऑटम 17 का सवाल था 3 नंबर का, सवाल नंबर 7 और सवाल नंबर बस 7 ही था, ठीक है। अच्छा, अब आज हम पढ़ने जा रहे हैं डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि कॉन्ट्रैक्ट किस किस तरह से डिस्चार्ज हो जाता है। इसके अंदर 2 बातें हमने ऑलरेडी पढ़ ली हैं, कौन कौन सी बोलो भाई, एक एक्चुअल परफॉर्मेंस, एक अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। आज हम एक नई चीज़ पढ़ने जा रहे हैं, कहता है व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज सेड टू बी डिस्चार्ज, कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस और टर्मिनेशंस ऑफ रिलेशनशिप। या तो मैं अपने कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म कर दूंगा, मेरी घड़ी का है, मैंने कहा भाई अली भाई क्या आप मेरी घड़ी खरीदना पसंद करेंगे, अली भाई ने बोला हाँ मैं आपकी घड़ी खरीदना 15,000 रुपये में पसंद करता हूँ, जैसे आपने कहा। मैंने कहा ठीक है, रात 8 बजे मेरे घर पे आ जाना और मेरी घड़ी ले जाना। ये रात 8 बजे मेरे घर पे आए, पैसा दिया और मेरी घड़ी मुझसे ले गए। ये क्या है बोलो भाई, ये एक्चुअल परफॉर्मेंस है कि मैंने अपना वादा पूरा किया, मैंने कंसिड्रेशन दी। अच्छा चलो पुरानी कॉन्सेप्ट भी रिवाइज करते हैं, बताओ कंसिड्रेशन इसमें क्या है, वॉच एंड मनी, शाबाश। वॉच किसकी कंसिड्रेशन है, अली की। घड़ी और जो है ना वो पैसे किसकी कंसिडरेशन है, मेरी, शाबाश। इसने अपना वादा पूरा किया, मैंने अपना वादा पूरा कर दिया, ठीक है। अच्छा, और जब ये अपना वादा पूरा करने आ रहा है तो मैं इससे क्या एक्सपेक्ट करूँगा कि क्या क्या चीज़ें जो है ना इसके अंदर होने चाहिए, कौन कौन सी जो है ना आदाब इसके अंदर होने चाहिए पूरे, बताओ। अनकंडीशनल ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस देगा, प्रॉपर टाइम होगा, प्रॉपर प्लेस होगा अपना, और लोकेशन होगी, अपॉर्चुनिटी ऑफ इंस्पेक्शन होगी, और एक और बात क्या आखिरी बताओ, अश्योरेंस ऑफ फुलफिलमेंट, ठीक है। मैं इससे ही एक्सपेक्ट करूँगा। हमने ना पुरानी बातें भी साइड में रिवाइज कर ली, शाबाश, डन। अच्छा, अब वो कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज हो सकता है 3 तरीक़ों से। नंबर 1 एक्चुअल परफॉर्मेंस से, जो हमने अभी पढ़ लिया और डिस्कस कर लिया और रिवाइज कर लिया। नंबर से अली ने कहा हुदैद भाई मैं आ रहा हूँ परफॉर्मेंस देने के लिए, मैंने कहा नहीं तुम नहीं आओ, मेरा इरादा बदल गया है, मैं तुम्हें घड़ी नहीं बेचूंगा। अब इसने तो अपनी और परफॉर्मेंस को अटेम्प्ट कर लिया लेकिन मैंने इनकार कर दिया। अब वो जो मेरे साथ होगा वो बात की बात है, चैप्टर नंबर 9 कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है। लेकिन इसने अपना वादा पूरा कर दिया। नाउ आई कैन नॉट फोर्स हिम टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि ये इसने परफॉर्म करना चाहा, प्रोवाइडेड की लोकेशन सही थी, टाइम सही था, सब कुछ सही थे, इसने सारी कंडीशन ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस की फुलफिल कर दी थी। लेकिन इससे अगर मैंने मना कर दिया तो नाउ ही इज़ नॉट लायबल एनी मोर टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, डन। तीसरी चीज़ जो आज की क्लास की नई बात है, इसे हम कहते हैं डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। वो कह रहे हैं ना कॉन्ट्रैक्ट कैन बी डिस्चार्ज बाय परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस के अंदर तो हमने दो बातें पढ़ ली ना, एक्चुअल परफॉर्मेंस और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, दोनों एपी हैं, चलो इत्तेफाकन एक्चुअल परफॉर्मेंस और अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस। अच्छा, कह रहे हैं और टर्मिनेशन ऑफ रिलेशनशिप हो सकता है पार्टी शुदा कॉन्ट्रैक्ट की जो आपस के कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप है, ये ताल्लुकात की बात नहीं कर रहा कि मियाँ बीवी की जो है ना तलाक हो गई, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का ब्रेकअप हो गया, ये वो वाले टर्मिनेशन ऑफ रिलेशनशिप की बात नहीं कर रहा, ये बात कर रहा है टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप, ठीक है। ये बात कर रहे हैं किसकी, टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप की, कि आपकी पार्टी शुदा कॉन्ट्रैक्ट का कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशनशिप अगर टर्मिनेट हो गया, इसका मतलब है कि आपका कॉन्ट्रैक्ट भी डिस्चार्ज हो गया, डन। डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। अच्छा, ये तो हमारा हो गया डिस्चार्ज बाय एक्चुअल परफॉर्मेंस, ये हमने पढ़ लिया है। किसी को एक बार और एग्जांपल पढ़ें तो पढ़ लो। प्लम्बर आया था पाइप सही करने के लिए, पाइप सही हो गया, लीकेज खत्म हो गई, ये क्या हो गई बोलो भाई, एक्चुअल परफॉर्मेंस हो गई। अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस, पेंटर आया, भाई मैं आपकी लोकेशन पर पहुंच गया हूँ आपका घर पेंट करने के लिए, बोला नहीं 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 यार तुम पेंट नहीं करो, छोड़ो मैंने मूड बदल दिया है, मैं पेंट की जगह क्या करूँगा, स्टिकर वाले वो वॉलपेपर जो होता है ना वो लगाऊंगा, तुमसे पेंट नहीं करवाऊंगा। ये मना कर दिया, बोला नहीं मैं पेंट नहीं करवाना चाहता, ठीक है चलो पढ़ लो एग्जाम्पल, ठीक है डन, रिवाइज हो गया। चलो अब आ जाओ डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। अब आप बोलोगे सर आपकी किताब क्यों ली जाए, हम आई की किताब से क्यों ना पढ़ें, क्योंकि अगर आप आई की किताब लोगे तो आपको उसमें ये वाली बातें नहीं मिलेंगी तो शायद एक पैराग्राफ फॉर्म में मिल जाएंगी, क्योंकि जो इससे पहला वाला वर्जन था ना, इससे पहले से पहला वाला जो मैंने पढ़ा था 2019 वाला, उसमें आई ने ना बड़े तमीज़ से ना डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट समझाया हुआ था, प्यारी प्यारी हेडिंग बना के, और उसमें नोवेशन, ऑल्ट्रेशन, रिसेशन, रिमिशन और वेवर
ये 5 अलग अलग बातें बताई हुई थी कि इस तरह से म्यूचुअल एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज होता है। लेकिन अब जो ICAP का नया वर्जन था, लास्ट वाला जो था, अब तो एक और आ गया है, लेकिन खैर वो भी कॉपी पेस्ट है, उसके अंदर उसने ना इन बातों को सच अच्छे से जिक्र नहीं किया कि म्यूचुअल एग्रीमेंट से कॉन्ट्रैक्ट किस किस तरह से डिस्चार्ज होता है। तो मैंने इसकी प्रॉपर एक हेडिंग बना दी कि डिस्चार्ज बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट क्या होता है और इसके अंदर किस किस हेडिंग के अंदर क्या बात आती है। यानी कि अगर तुम्हारे पास कल को केस स्टडी आती है तो तुम पकड़ लोगे कि डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट तो है, लेकिन क्या है, नोवेशन है, ऑल्ट्रेशन है, रिसेशन है, रेमिशन है या वेवर है। इसको तुमने याद करना है। नोवेशन, ऑल्ट्रेशन, रिसेशन, रेमिशन, वेवर। हमारे जो उस्ताद साहब थे ना, वो क्लास में ना डांस कर करके गाने गा गा के ना ऐसे पढ़ते थे, नोवेशन, ऑल्ट्रेशन, रेमिशन, रिसेशन, वेवर। तो सितंबर 19 के अंदर ना वो पेपर में भी आया था, बल्कि सितंबर 19 नहीं, कब आया था, मार्च 19, सितंबर 19, मार्च 20 में ये पूछा भी था कि अपने अब कोई सवाल अगर फिर देखा जाएगा। तो मेरा दोस्त ना बाहर निकल गाने गा रहा था, नोवेशन, ऑल्ट्रेशन, रिसेशन, रेमिशन, वेवर। कहता है यार मुझे सर की वो बात याद आ गई, तो सर क्लास में गाने गा देते ना, मैं वो पेपर में लिख कर आ गया। खैर बहरहाल आ जाओ, डिस्चार्ज बाय नोवेशन। नोवेशन का मतलब क्या होता है? नोवेशन का मतलब क्या होता है? नोवेशन का मतलब होता है कुछ नया, यानी कि सब्सटीट्यूशन ऑफ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इन प्लेस ऑफ ओल्ड वन। कैसे भाई? मेरे बैरिया टाउन में 2 घर हैं, नहीं है वैसे, गुलशन इकबाल में ही है। मेरे बैरिया टाउन में 2 घर हैं, एक है ईस्ट ओपन, एक है वेस्ट ओपन। मैंने उसको बुलाया कॉन्ट्रैक्टर को, जिसका नाम था टिचकोले एंड टिचकोले कंपनी। मैंने कहा भाई आप रोड बहुत अच्छे बनाते हो, आप मेरा घर ही बना सकते हो। उसने बोला उधर भी बना देंगे। मैंने कहा ठीक है, ईस्ट ओपन मेरा घर है, इसको आपने डबल स्टोरी बनाना है, ग्राउंड +2, ठीक है। और ग्राउंड +2 घर बनाने के साथ साथ आपने इसमें एक पार्किंग भी निकालनी है, और छत के ऊपर जो है ना वो आपने फुल नेट वेट भी बनानी है, और बेहतरीन मैंने ना क्रिकेट खेलना छत के ऊपर। उसने बोला ठीक है, बदल पे बन जाएगा। जैसे ही उसने सामान ला के रखा, कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, सब कुछ ओके हो गया। मैंने कहा यार छोड़ो मेरी बात सुनो, ये ईस्ट ओपन वाला घर ना मुझे इतना पसंद नहीं आ रहा, मैं इसको किराए पे दे दूँगा, अपने लिए नहीं बनवाऊंगा। एक काम करो तुम मेरा वेस्ट ओपन वाला घर बना दो। उसने बोला अच्छा, लेकिन ये तो नया कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। मैंने बोला हाँ ठीक है, कोई मसले वाली बात नहीं है, तुम एक काम करो मुझसे नया कॉन्ट्रैक्ट कर लो। उसने नया कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, मैंने ईस्ट ओपन की जगह वेस्ट ओपन कर दिया। दोबारा रिक्वायरमेंट बताई, मैंने कहा अच्छा इसको एक काम करो ग्राउंड +3 कर देना। उसने बोला ठीक, ग्राउंड +3 कर दूंगा। और अपनी रिक्वायरमेंट बताई, इतने बेडरूम होना चाहिए, किंग साइज बेडरूम होना चाहिए, और ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, नक्शा सबका सब समझाया। और अपना कॉन्ट्रैक्ट क्या कर लिया, चेंज कर लिया। यानी कि मैंने अपने पुराने कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर दिया, कैंसिल कर दिया, और उसकी जगह उसकी सब्सटीट्यूशन में एक नया कॉन्ट्रैक्ट में ले आया। नोवेशन के अंदर पार्टी शुदा कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। मेरी पहली मिसाल में पार्टी शुदा कॉन्ट्रैक्ट चेंज हुई या नहीं हुई? नहीं हुई। मेरी दूसरी मिसाल, मैंने कहा यार तुम एक काम करो, ये वाला कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर दो, तुम वो वाला घर बना दो। उसने बोला मैं पागल दिखता हूँ? नहीं मैं नहीं बना रहा वो वाला घर, आपका दिमाग ख़राब हो गया है, मैं जा रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल। आपने कैंसिल करी है, आपको मैं चैप्टर नंबर 9 में देखूंगा, अभी फड्डा चैप्टर नंबर 9 में कंटिन्यू होगा, ठीक है। उसने बोला आई विल सी यू इन चैप्टर नंबर 9 ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मैंने कहा ठीक है। अब वो कॉन्ट्रैक्ट तो ख़त्म हो गया। अब मैंने नई कंपनी को हायर किया, नए कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को हायर किया, और अपना ईस्ट की जगह वेस्ट ओपन वाला घर, या जो भी था, मिसाल भूल गया कौन सा वाला था, तो वेस्ट ओपन वाला घर बनवा लिया। तो नोवेशन के अंदर पार्टी शुदा कॉन्ट्रैक्ट चेंज हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। डन। चलो, कहता है ऑल्सो आफ्टर नोवेशन, ये आफ्टर नोवेशन होगा, ऑल्सो नहीं होगा, आफ्टर नोवेशन। आफ्टर नोवेशन परफॉर्मेंस ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी डिमांडेड। जब मैंने एक बार नोवेशन कर दी, तो मैं अब उस टिचकोले एंड टिचकोले कंपनी से नहीं बोल सकता चलो यार एक काम करो वो वाला घर दोबारा बना दो जाओ। वो बोलेगा नहीं, अब मैं नहीं बनाऊंगा, क्योंकि मैंने चैप्टर नंबर 6 परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पार्ट 1 पढ़ लिया है। जब नोवेशन हो जाती है तो परफॉर्मेंस ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी डिमांडेड। अच्छा, अगर वो डिमांड करवानी है उस कॉन्ट्रैक्ट की तो क्या करना पड़ेगा? एक न्यू कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करना पड़ेगा। डन। चलो पढ़ लो जी। हाँ भाई, म्यूचुअल कंसेंट से आपने कॉन्ट्रैक्ट को डिस्चार्ज कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। डन। क्यों नहीं हो सकते? भाई तो म्यूचुअल एग्रीमेंट से वो क्या कर रहा है, नोवेशन कर रहा है, वो पुराना कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर रहा है और एक नए कॉन्ट्रैक्ट को जो है ना वो जन्म दे रहा है, तो उसको ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की पेनल्टी देनी पड़ेगी। हाँ अलबत्ता अगर वो खुद से वेव कर दे उस कॉन्ट्रैक्ट को, उसको छोड़ दे, माफ़ी कर दे, तो बात अलग है, 5 हेडिंग में आएगा। तो नोवेशन के अंदर क्या होता है, बोलो भाई सब्सटीट्यूशन ऑफ अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट इन प्लेस ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट, पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट में और मे नॉट चेंज। डन। ऑल्सो आफ्टर नोवेशन परफॉर्मेंस ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी डिमांडेड। बस ये 3 बातें याद रखनी है इसके अंदर। डन। मैं तुम लोग को एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि ये तो माइंड मैप सही है, इसको चाहो तो प्रिंट भी करवा सकते हो तुम लोग, ठीक है, अपने पास रख सकते हो। सबसे बेहतरीन तरीका होता है रजिस्टर बना लो।
जब कोई मैं माइंड में से पढ़ा करता था ना, जैसे मैं ऑडिट वगैरह पढ़ता था, तो रजिस्टर का सफ़ा चलो मुझे सामने मिल गया मिसाल देने के लिए। तो जैसे ये रजिस्टर का पेज है ना A4 साइज़ का, ठीक है, अब मैं रजिस्टर को ऐसे रखता था और यहाँ माइंड में बनाता था। जैसे मैं कोई रिलेटेड पार्टी पढ़ रहा हूँ, कोई ऐसा और पढ़ रहा हूँ, कोई और चीज़ पढ़ रहा हूँ, रिस्क पढ़ रहा हूँ, तो उसका माइंड में पूरा बना लिया और उसके ऊपर नोटिंग कर ली, रेड पेन से, ब्लू पेन से, या जैसे भी मैंने नोट बना लिए और उसके ऊपर मैं लिखता गया। अब होता ये था, फिर आगे प्रैक्टिस सवाल वगैरह सॉल्व किए, और जब भी मुझे रिवाइज करना होता था तो मुझे कभी भी क्लास की PDF खोल के नहीं देखनी पड़ती थी, या क्लास का लेक्चर खोल के नहीं देखना पड़ता था। क्यों? क्योंकि मैंने अपने रजिस्टर पे लिखा हुआ, मेरा रजिस्टर मेरा बेहतरीन कंपेनियन। इसके अलावा भी और जो आप काम कर सकते हो, क्योंकि सेशन का स्टार्ट है, तो अपनी 1 पेजर समरी बनाओ हर टॉपिक की। किसी और को नहीं बोलो सर फलां टीचर के माइंड मैप दे दें, फलां टीचर की जो है ना समरी दे दें, नहीं, उससे तुम्हें इतना मज़ा नहीं आएगा। जो अपनी ज़बान में अपने हाथ से बनाओगे ना समरी, अगर तुम एक पेज उठाओ और सोचो मुझे इस पर ऑफर एंड एक्सेप्टेंस की समरी बनानी है, तो पूरी ऑफर की एक जगह बना ली, पूरी एक्सेप्टेंस की एक जगह बना ली। बाद में चाहो तो दोस्तों से शेयर कर दो, लेकिन दोस्तों को भी रिकमेंड करूँगा कि वो अपनी समरी बनाए। जब तुम चैप्टर रिवाइज करने बैठोगे ना और किताब मेरी खोल के देखोगे, तो प्रैक्टिस सवाल मिला के 30 पेज 35 पेज पे चैप्टर जा रहा है। अरे यार अब 30 पेज कौन देखे, हालांकि उसमें 15 पेज के वो होंगे, सवालात होंगे, लेकिन एक उलझन होगी यार इतने सारे पेजेस देख के ना। लेकिन अगर तुम्हारे हाथ में 2 पेज की समरी होगी, तुम क्या बोलोगे, अरे यार अभी एक चाय का कप उठाता हूँ, कॉफ़ी का कप उठाता हूँ, उसको पढ़ना शुरू कर देता हूँ। ऐसे ही बैठे बैठे कर लोगे। बात समझ आ रही है? और कोई इससे भी ज़्यादा नेक्स्ट तरीके से समरी भी नहीं बन रही, तो वो 1 घंटे का लेक्चर लगा लिया मेरा, जो रिवीजन लेक्चर पढ़ा हुआ ना यूट्यूब पे मैं दिया हुआ तुम लोगों को, वो लगा लिया। डन है? क्या मेरी बात समझ आती है? तो कोशिश करना साथ साथ अपनी समरी बना लो। तो हम पढ़ लेते भाई डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। म्यूचुअल एग्रीमेंट में सबसे पहला पॉइंट हमने पढ़ लिया क्या? नोवेशन। अगली बात हम पढ़ने जा रहे हैं ऑल्ट्रेशन। ऑल्ट्रेशन से क्या मुराद है? ऑल्ट्रेशन मुराद क्या है? बोलो भाई, चेंजेस, तब्दीली, और क्या? मॉडिफिकेशन। शाबाश, ज़बरदस्त। वो कहता है हो सकता है कि आप अपने एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट में कुछ ना कुछ ऑल्ट्रेशन कर दो। तो ऑल्ट्रेशन से भी मेरा पुराना वाला कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है? बोलो भाई, डिस्चार्ज हो जाता है और उसकी जगह एक नया कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो जाता है। ऐसा होता है। वो कह रहा है भाई लेकिन अगर आप चेंज करोगे ना तो म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए पार्टीज़ का इसके अंदर, ठीक है। जैसा कि मैंने अपना घर दिया किराए पे और मैंने किराए पे लिखा, उस एग्रीमेंट में लिखा कि ये 11 महीने बाद एग्रीमेंट रीन्यू होगा, ठीक है, और 11 महीने बाद पार्टीज बैठ के डिसाइड करेंगी कि क्या टेनेंसी एग्रीमेंट को कंटिन्यू रखना है या कंटिन्यू नहीं रखना। मैंने अपने एग्रीमेंट में चेंज कर दिया। मैंने कहा किराएदार बड़े नेक लोग हैं, 11 महीने नहीं, मैं पाकिस्तान से बाहर जा रहा हूँ, अब मैं इसमें लिखता हूँ कि 36 महीने बाद हम डिसाइड करेंगे, 36 महीने तक घर में यही रहेंगे। मैंने अपने कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ था कि हर साल मेरे घर का किराया 10% बढ़ेगा। मैंने कहा नहीं यार लोग अच्छे हैं, एक काम करता हूँ 2% बढ़ाता हूँ हर साल, बस 10% नहीं बढ़ाता। तो मैंने क्या कर दिया, मटेरियल चेंज कर दिया अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, ठीक है, विद द कंसेंट ऑफ बोथ पार्टीज़। पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट इसमें सेम रहती हैं। अच्छा, नोवेशन के अंदर और ऑल्ट्रेशन के अंदर बेसिक डिफरेंस क्या देखा? नोवेशन के अंदर पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट में और मे नॉट रिमेन द सेम, लेकिन ऑल्ट्रेशन के अंदर पार्टी टू कॉन्ट्रैक्ट वही रहती है, बस कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ी सी ऑल्ट्रेशन हो जाती है। डन। जैसे वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में ऑल्ट्रेशन थी। नहीं, ये म्यूचुअल कंसेंट से हो रहा है तो पेनल्टी नहीं होगी। हाँ, पेनल्टी देखो हमेशा जब लगती है याद रखो, पेनल्टी का उसूल याद रखो, जब एक पार्टी की रजामंदी ना हो दूसरा पार्टी को काम कर जाए। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट सेम रहेगा, कॉन्ट्रैक्ट सेम रहेगा, बस उसको आप एग्रीमेंट को ऑल्टर कर दोगे। डन। टेक्निकली नया बन जाएगा ना। चलो, हाँ, नोवेशन में पूरा ही चेंज होगा। इसमें टर्म्स ऑल्टर कर दिए जाएंगे, टर्म्स एंड कंडीशन कहते हैं ना, जैसे वो ऑल्टर कर दूंगा। जैसे मैंने बैंक से लोन लिया, और बैंक से मैंने लोन लिया भाई 14% पे। अब बैंक को मुझ पर तरस आ गया, वैसे तो हाइपोथेटिकल मिसाल है, बैंक को तरस नहीं आता आप पे कभी, बैंक को आप पे तरस आया और बैंक ने कहा चलो ठीक है मैं आपसे, या बैंक नहीं, अब मैंने किसी इंसान से लोन ले लिया, तो इंसान को तरस आता है ना, बैंक को नहीं आता ताले में, तो मैंने किसी इंसान से लोन लिया 12% सूद पे, अल्लाह माफ़ करे। अब उसको मेरी हालत देख के तरस आया, उसने बोला चल यार तू 8% दे देना, तो ये क्या हो गई? बोलो भाई, ऑल्ट्रेशन हो गई। डन। चलो, कहता है डिस्चार्ज बाय रिसेशन बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट, मतलब रिसेशन टेक्निकली ना। कहता है बोथ पार्टीज अग्री टू कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट। ये देखो दरार पड़ गई इनके दरमियान, क्या पड़ गई? बोलो भाई, दरार पड़ गई, और उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट को फाड़ दिया। जैसे कि अली तरीन ने PSL का नोटिस फाड़ दिया, वैसे इन्होंने क्या कर दिया? बोलो भाई, मिल के कॉन्ट्रैक्ट फाड़ दिया। उसने बोला विथ लव, थैंक यू सो मच, ठीक है। कह रहा है बिफोर द डेट ऑफ परफॉर्मेंस नो सब्सटीट्यूशन ऑफ अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। कहता है ये दोनों मिलकर क्या कर देंगे? म्यूचुअल एग्रीमेंट से डिसाइड कर लेंगे कि यार हमें कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म नहीं करना चाहिए। जैसे कि
मैंने कहा अली भाई क्या आप मेरी घड़ी मुझसे 15,000 रुपये में लेना पसंद करेंगे? अली भाई ने बोला हाँ मैं लेना पसंद करूँगा, लेकिन बाद में ना मेरा मूड बदल गया। मैंने अली भाई को कॉल की, अली भाई कैसे हैं आप? हाँ भाई बोलो, मैं घड़ी लेने के लिए आ रहा हूँ। नहीं नहीं यार मेरा ना मूड बदल गया है, मेरा दिल नहीं है बेचने का, प्लीज़ यार तुम्हारा भाई नहीं है, देख यार याद कर वो वक्त जो हमने बचपन में साथ गुजारा था। अच्छा यार रो नहीं, चल सही है, कोई मसला नहीं है। अब मैंने से भाई बंदी में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से कॉन्ट्रैक्ट को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, टर्मिनेट कर दिया। कैंसिल नहीं बोलेंगे हम टर्मिनेशन बोलेंगे, ठीक है। हम क्या बोलेंगे, बोलो भाई टर्मिनेशन बोलेंगे। वैसे कैंसिल का वर्ड लिखा हुआ है, लिखते नहीं हम टर्मिनेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, लॉ में पढ़े लिखे लफ्ज़ों का इंतखाब करते हैं, ठीक है। हमने इंतखाब कर लिया क्या कि हम कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट करेंगे बाय म्यूचुअल कंसेंट। बताओ किसी ना किसी की ब्रीचेस होंगी, पेनल्टी होंगी, चैप्टर नंबर 9 आएगा, चैप्टर नंबर 9 नहीं आएगा। डन। चलो, बिफोर द डेट ऑफ परफॉर्मेंस एंड नो सब्सटीट्यूशन ऑफ अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। डन। पढ़ लो एग्जाम्पल। अच्छा, एक अपडेट तुम लोगों के लिए है कि हफ्तावार क्लास होगी। क्या चीज़? वो मैंने पिछले हफ्ते इतवार रखनी थी, लेकिन आके आपने प्रैंक कर दिया मेरे साथ, ठीक है। क्या चीज़? संडे नहीं रखूँ? आप नहीं आना? कौन बोल रहे हैं नहीं रखने? हाँ, कौन बोल रहा है? तुम बोल रहे हो, तुम नहीं आना यार, ठीक है। जो सोया वो खोया, इससे आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगा। सर अगर अली ने अग्री ना किया होता तो ये ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता, बिल्कुल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता, 100% होता। चलो, डिस्चार्ज बाय रेमिशन। देखो रिसेशन और रेमिशन में एक फ़र्क है। रिसेशन का मतलब होता है मिल बांटे कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर देना। रिसेशन का मतलब क्या होता है? रिसेशन का मतलब होता है कुछ कमी के साथ उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर देना, जैसे कि एक्सेप्टेंस ऑफ लेसर कंसिडरेशन इंस्टीड ऑफ ओरिजिनल प्रॉमिस। मैंने कहा भाई क्या तुम मेरी घड़ी 15,000 रुपये में ख़रीदना पसंद करोगे? इसने बोला हाँ ठीक है 15,000 रुपये में ख़रीदना पसंद करूँगा, लेकिन बाद में जाके मैंने इसको कह दिया कि यार चलो ठीक है काम करो तुम 12,000 रुपये दे देना। तो मैंने क्या कर दिया, बोलो भाई अपने 3,000 रुपये छोड़ दिए, माफ़ कर दिए। डन। या फिर मैंने कहा क्या तुम मुझसे मेरी घड़ी खरीदना पसंद करोगे? उसने बोला हाँ उदत भाई 7,000 7,500 अभी ले लो, 7,500 में अगले महीने दूंगा। मैंने कहा ठीक है। अब मुझे पता चला भाई अगले महीने इसके पास पैसे नहीं है, इसके हालात ख़राब चल रहे हैं। मैंने कहा ठीक है यार कोई मसला नहीं है, तुम एक काम करो 1 महीने बाद और टाइम ले लो और आराम से मुझे अगले महीने की 25 तारीख तक दे देना। तो मैंने क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया इसकी टाइम फॉर परफॉर्मेंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। तो कह रहे हैं रिसेशन में ये 2 बातें आती हैं। नंबर 1 एक्सेप्टिंग a lesser amount of debt और extending the time of contract performance। पढ़ लो एग्जाम्पल। नहीं काउंटर ऑफर नहीं, मैंने खुद ही छोड़ दिया ना, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो गया। देखो ऑफर काउंटर ऑफर जब होती है जब कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म ना हुआ हो। ये कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो चुका था, जब परफॉर्मेंस की बारी आई तो मैंने खुद वेव कर दिया, कुछ अमाउंट छोड़ दिया, रेजिस्ट्रेशन कहते हैं इसको। डन। पढ़ ली एग्जाम्पल। चलो लास्ट, वेवर में वो कहता है एक बंदा सरेंडर कर देता है अपना लीगल राइट अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, अदर पार्टी इज रिलीज फ्रॉम दी ऑब्लिगेशन। जैसे मैंने एक घर किराए पे दिया, अब अगर कोई घर किराए घर में रहता है या किराए घर देता है, उसको ये बात का पता होगा कि जो यूजुअली टेनेंसी एग्रीमेंट होता है उसके अंदर वो 5+1 चल रहा होता है। 5+1 क्या होता है भाई? 1 महीने का एडवांस किराया और 5 महीने का रनिंग किराया, ऐसा ही है ना, वो जो एडवांस दिया जाता है। अब मैंने एग्रीमेंट करवाया और कहा ठीक है मैं आपको जो है ना वो आप मुझे 1 महीने का एडवांस दे दो और 5 महीने का रनिंग किराया। सुना ठीक है, लेकिन फिर मैंने कहा यार बेचारे के हालात अच्छे नहीं है, इसके पास 1 महीने के एडवांस के पैसे पता नहीं मुश्किल से देगा। मैंने कहा चलो एक काम करो, मैं रनिंग किराया भी नहीं लेता, मैं एडवांस भी नहीं लेता, चलो सही है, बस तुम एक काम करो सिर्फ पहले महीने का जो किराया है ना एडवांस, बस तुम मुझे ये दे दो, बाकी मैं सारा तुम्हें रनिंग किराया माफ़ कर रहा हूँ। तो मैंने क्या कर दिया, अपना लीगल राइट सरेंडर कर दिया एंड अदर पार्टी इज रिलीज फ्रॉम ऑब्लिगेशन। क्या अब मैं अपने किराएदार से कह सकता हूँ कि बेटा लाओ 5 महीने का रनिंग किराया लगा लो? कह सकता हूँ? नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि मैंने अपना लीगल राइट खुद से सरेंडर कर दिया। पढ़ लो एग्जाम्पल। सुबह की क्लासेस का ना अपना मज़ा है, मुझे स्लॉट नहीं मिलता वरना बहुत मज़ा आया है। बीलो सिलो दोनों होगी।
लॉ डेज यार, असल में पता है क्या, जो बात सच है मैं बता रहा हूँ। कल जब मैं क्लास लेके निकला ना, तो सर अहमद की हिम्मत है माशाल्लाह भाई, 3 क्लास लेते हैं, इतनी लंबी लंबी क्लास लेते हैं। हमारे अंदर वो स्टेमिना नहीं है भाई, मैं 2 क्लास लेता हूँ, मेरी फौतगी हो जाती है। तो 2 घंटे तक मैं जो है ना अपने होश में नहीं आता, 2 घंटे बाद मैं रिवाइव करता हूँ। कल क्लास से निकला, आप गले में अजीब दर्द, क्योंकि भाई आपकी रनिंग में, क्रिकेट खेलने में इतनी एनर्जी नहीं जाती जितनी बोलने में जाती है। बोलने में सबसे ज़्यादा पढ़ लेना इसके बारे में। तो मैं ना 2 घंटे तक होश में ही नहीं ना, अब मैं फुल थका हुआ हूँ, नींद आ रही है, पढ़ाई भी नहीं करी अपनी, मेरे पेपर है अगले महीने दिसंबर में। अब मैंने बोला यार एक प्रोविज़न बना लेता हूँ, रोज़ थोड़ा थोड़ा ना चीज़ें रिवाइज़ कर लूँगा, और जो लेक्चर लेने वाला काम है और जो टैक्स मेरा रहता है अच्छा खासा, मैंने नहीं पढ़ा, मैंने पढ़ना है। सिर्फ सेल्स टैक्स कर लिया, इनकम टैक्स मेरा पूरा रहता है सीफेप का अल्हम्दुलिल्लाह, और मुझे वो करना है। कोई 20-25 लेक्चर के करीब मैंने कुछ रिवाइज़ भी नहीं किया, हाथ भी नहीं लगाए हुए, और अगले 25 दिन में करना है। मैंने बोला यार एक सब्जेक्ट को पकड़ो ना, वो मेंढक की मिसाल है, आप तराजू में मेंढक तोल लो, आप एक को पकड़ो तो दूसरा निकल के भागेगा, आप दूसरे को पकड़ो तीसरा निकल के भागेगा। अब मैंने बोला यार क्लासेस भी लेनी है, क्या करें क्या करें। फिर मैंने सोचा कि मैं अपना एक टारगेट रखता हूँ 5 तारीख तक, मैक्सिमम 2 नवंबर 3 नवंबर तक का, कि मैं इसमें कोर्स इतना सफिशिएंट करा दूंगा कि मेरे पास 1 महीने में आराम से पार्टी करूँ, मसला नहीं है। और इसमें मैंने टारगेट रखा हुआ है, चैप्टर नंबर 6 तो आज हो गया, 7, 8, 9, 10 उड़ा दूंगा। 7 2 क्लास में उड़ेगा, 8, 9, 10 एक क्लास का, ये हो गया। 1 तो में जाएगा रिकॉर्डेड, 15 तो में जाएगा रिकॉर्डेड। क्यों? 1 है लीगल सिस्टम, लीगल सिस्टम में पढ़ाया नहीं करता, लीगल सिस्टम जो पढ़ाते हैं ना वो 10-10 घंटे लगा देता है, और लीगल सिस्टम में टोटल रट्टा है। मैं तुम्हें दिखाता हूँ, अभी बात निकल ही गई है तो मैं तुम्हें ऐसी ओवरव्यू दे देता हूँ लीगल सिस्टम का, कि लीगल सिस्टम में ना होता क्या क्या है। किताब का है मेरी यार, अच्छा कंपनी लॉ है, ये रही, ये देखो मैं तुम्हें ना लीगल सिस्टम दिखा रहा था, ये देखो लीगल सिस्टम में क्या होता है, लॉ क्या होता है, लॉ की कितनी ब्रांचेस होती हैं, सिविल लॉ होता है, क्रिमिनल लॉ होता है, और लेजिस्लेशन क्या होता है, प्रेसिडेंट क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जिसको हम फॉलो नहीं करते वो क्या होता है, ठीक है, इसके बारे में बातें बोरिंग सी। फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन के सारे ना वो चल रहे हैं, पार्ट्स चल रहे हैं। फिर लेजिस्लेटिव बॉडीज़ क्या होती हैं, प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, प्रेसिडेंट क्या करता है, वो दुनिया में क्यों आता है, हमारे मुल्क में तो प्रेसिडेंट को काम नहीं करता, लेकिन खैर कॉन्स्टिट्यूशन के तहत क्या काम कर सकता है वो, सेनेट क्या होता है, MN MP क्या होता है, नेशनल असम्बली क्या होती है, ठीक है, ये जितनी भी कानून वाली बातें ना, और कभी कभार कानून बनाने की पावर किसी और लोगों के हाथ में भी दी जा सकती है, तो वो सारी बातें मैंने क्या किया, मैंने बजाय इस पर 10 घंटे लगाने के, मैंने पता है कितने घंटे में रिकॉर्ड कराया इसको, 10-10 मिनट 12-12 मिनट के पार्ट बनाए, और वो टोटल 1.5 घंटा बना, टोटल 1.5 घंटा। और जिन्होंने पास किए पेपर उनसे पूछना, दे आर हैप्पी, बोलते हैं हाँ ठीक है, हमें बस ओवरव्यू मिल गया कि इसके अंदर करना है क्या, याद ही करना है, याद ही करना है एट दी एंड, तो रट्टा मारना ही है, तो 1.5 घंटे समझ के कर लो। 10 घंटे पढ़ाऊँ फिर भी रट्टा मारने पर फ़ायदा पढ़ाने के 10 घंटे, सही है ना। तो एक रिकॉर्ड मिलेगा, और दूसरा मिलेगा एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड आर्बिट्रेशन एक्ट, वो तो दो चैप्टर के आधे पार्ट थे, वो मिस हो गए, हाँ 15वां चैप्टर। तो अब होगा क्या, 10 कराऊँगा, 10 तक पहला रिकॉर्ड, 15 वहाँ रिकॉर्ड मैं तो इस चलें जी। लेक्चर नंबर 14 पार्ट नंबर 2। गुज़श्ता पार्ट में हम लीगल सिस्टम के बारे में कुछ बातें शादी कर रहे थे, और अचानक से एज़ यूजुअल जो है ना वो लाइट चली गई, और जनरेटर ने हमारे साथ छोड़ दिया, एंड वी आर सो बैक अगेन इन लेक्चर नंबर 14 का पार्ट नंबर 2। लेक्चर नंबर 14 के पार्ट नंबर 2 में इस हिस्से में हम डिस्कस करने जा रहे हैं इम्पॉसिबल एक्ट्स, यानी कि वो एक्ट जो इम्पॉसिबल होती हैं, यानी कि अगर मैं किसी से अग्रीमेंट कर लूँ और कोई ऐसी काम करने का कह दूँ, या कोई ऐसा काम करने का मैं कह दूँ कि मैं ये काम कर लूँगा, या ये तुम काम करके दिखाओ, जो कि इम्पॉसिबल है, तो ऐसे अग्रीमेंट का स्टेटस क्या होता है, हम सबको पता है क्या होता है भाई, बोलो, वाइड हो रहा है। जैसे मैंने अली भाई को कहा आप मुझे 50,000 रुपये दें, मैं आपको उड़ के दिखाऊँगा। अब मुझे बताओ क्या मैं उड़ सकता हूँ? नहीं उड़ सकता। तो उड़ के दिखाना क्या है, बोलो भाई, इम्पॉसिबल एक्ट है। तो यानी कि अगर मैं किसी ना किसी ऐसे चीज़ का वादा कर बैठूं जो कि एक्ट क्या है, बोलो भाई इम्पॉसिबल है, तो वो क्या होता है, बोलो भाई कॉन्ट्रैक्ट वॉइड एब इनिशियो होता है, यानी कि ये हमेशा से ही वॉइड था, है और रहेगा, ये कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना, इम्पॉसिबल है। डन। चलो, जैसे कि मैंने कहा भाई तुम्हारे मरे हुए दादा हैं, मैं उनको ज़िंदा कर सकता हूँ, अल्लाह माफ़ करे, तो अस्तगफिरुल्लाह, तुम मुझे लाख रुपए दो, मैं लाख रुपए लिए, मैं 60 हो गया लेके, ठीक है। अब इसको भी पता है भाई मरे हुए को ज़िंदा नहीं करता, सीधी बात है। डन। कोई करामत वरामत थोड़ी चल रही है, हम तो गुनहगार इंसान है वैसे ही। आ जाओ आगे।
अब वो कह रहा है भाई देखो इम्पॉसिबल एक्ट्स ना दो तरह की होती हैं, एक होती है इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, एक होती है सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। ये केस स्टडी के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद अहम है क्योंकि इस पर आईकैप सवाल पूछ चुका है और बच्चे फंसते ही इसमें कि ये इम्पॉसिबिलिटी तो है लेकिन ये सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी है या सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं है, और सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी है तो एक्सेप्टेबल ग्राउंड है या एक्सेप्टेबल ग्राउंड नहीं है। ये ग्राउंड क्या होता है? मैदान नहीं, रीज़न होता है, कॉज होता है। चलो कह रहा है एक होती है इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, जैसे कि ये 4 है भाई, ये इस गोल दायरे के अंदर ना इस चकोर बक्से को जाके फिट कर सकता है? नहीं कर सकता ना, क्योंकि भाई उसका कहते हैं सरकमफेरेंस कहते हैं ना उसको, क्या कहते हैं, वो अलग है। हाँ, सरकमफेरेंस कितना है वो अलग है और ये अलग है, तो ये जो है ना उस गोले के अंदर नहीं घुस सकता। ठीक है, कुछ ऐसा मसला है इधर। खैर बहरहाल अपने हो गया, अपने को तो इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी पढ़ने का। कह रहा है इम्पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट करती है एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जब कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हो रहा था तो क्या मेरे अंदर कोई उड़ने की सलाहियत थी? नहीं थी भाई, ना अभी है ना बाद में होगी। मैं थोड़ी ना उड़ सकता हूँ भाई, मैं जहाज़ में बैठ कर उड़ सकता हूँ, वैसे तो मैं खुद से नहीं उड़ सकता। तो अग्रीमेंट क्या होगा? बोलो भाई वॉइड एब इनिशियो पढ़ लो एग्जाम्पल। वॉइड एब इनिशियो ऐसा अग्रीमेंट होता है जो कि हमेशा से ही वॉइड है, अज़ल से ही वॉइड है। शराब बेचने का अग्रीमेंट जो है ना वो वॉइड एब इनिशियो नहीं हो सकता। क्यों? पहले कभी तो वैलिड था ना, बाद में बैन लगा होगा ना, या शुरू से ही बैन है। या लेट से चावल पे बैन लग गया, चावल के एक्सपोर्ट बैन लग गया, सवाल आया हुआ है गैप में। अब चावल की एक्सपोर्ट जो बैन है वो वॉइड एग्रीमेंट है या वॉइड एब इनिशियो है? वॉइड एग्रीमेंट है, क्योंकि बाद में जाके ना उसके ऊपर बैन लग गया होगा। अगर मैं आपको कॉन्ट्रैक्ट करूँ वॉइड एग्रीमेंट है। अच्छा, अगर मैंने चावल बेचने का एक्सपोर्ट करने का एग्रीमेंट कर लिया था और सब्सिक्वेंटली बैन लग गया तो फिर क्या होगा? सोचो। नहीं, सुपरवीनिंग तो है, ठीक है, मैं कॉन्ट्रैक्ट टाइप की बात कर रहा हूँ कि व्हाट टाइप ऑफ एग्रीमेंट, व्हाट टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मैंने चावल बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, सब्सिक्वेंटली चावल के एक्सपोर्ट पे बैन लग गई, वॉइड। वाइड कॉन्ट्रैक्ट ना यार, वाइड कॉन्ट्रैक्ट। क्यों? अ कॉन्ट्रैक्ट विच सीजेस टू बी इन्फोर्सेबल बाय लॉ। बेसिक रिवाइज कर गया हो, शाबाश। चलो आ जाओ, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी क्या होती है? कहता है भाई इट बिकम्स इम्पॉसिबल आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि जब मैं कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था वो चीज़ पॉसिबल थी, लेकिन बाद में जाके कुछ हालात ऐसे हो गए, वाक़यात ऐसे हो गए जिसकी वजह से वो चीज़ क्या हो गई? बोलो भाई इम्पॉसिबल हो गई। ड्यू टू रीजन्स बियॉन्ड दी कंट्रोल ऑफ द प्रोमिसर द कॉन्ट्रैक्ट बिकम वॉइड। तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को मैं क्या कहूँगा? वॉइड एग्रीमेंट कहूँगा? नहीं, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कहूँगा। कहते हैं अ कंपनी अग्रीज टू डिलीवर गुड्स बाय शिप बट शिपमेंट इज़ डिलेड ड्यू टू गवर्नमेंट बैन ऑन एक्सपोर्ट। गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट करने पे बैन लगा दिया, तो जब गवर्नमेंट ने ही बैन लगा दिया तो अब मेरे कंट्रोल में, मेरे इख्तियार में कुछ भी नहीं है। तो जब मेरे कंट्रोल में, मेरे इख्तियार में कुछ भी नहीं है तो ये क्या है? बोलो भाई सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। द कॉन्ट्रैक्ट इज वाइड ड्यू टू सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। क्या मेरी बात समझ आती है? अच्छा, अब ये तो इनिशियल इम्पॉसिबिलिटी, सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी का टॉपिक यहीं तक था, ख़त्म हो गया। लेकिन मसला कहाँ आता है? मसला यहाँ आता है जब आईकैप आपको केस स्टडी देगा और आपको जज करना पड़ेगा कि क्या ये एक्सेप्टेबल ग्राउंड ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी है या सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं है। आईकैप कैसे सवाल पूछेगा? आईकैप बोलेगा भाई दो पार्टीज ने कॉन्ट्रैक्ट किया, इसने बोला कि मैं तुम्हें फ़लाँ माल बेचूंगा, मैं तुम्हें फ़लाँ जगह पे फ़लाँ लाइट लगा के दूंगा, मैं तुम्हें फ़लाँ कॉन्सर्ट के लिए जो है ना वो फ़लाँ स्टेज का सेटअप करके दूंगा, मैं तुम्हें बर्थडे के लिए जो है ना वो जो है वो पूरा इवेंट प्लान करके दूंगा और सब कुछ इस तरह से ना मैं आपको करके दूंगा। अब कोविड आ गया। अब कोविड आ गया, मुझे बताओ, गवर्नमेंट ने बोला भाई कोई शादी नहीं होंगी, कोई बच्चों की बर्थडे नहीं होंगी, नथिंग एल्स, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन हम इतनी ढीठ कौम है कि मेरे अपने भाई की बात कोविड में हुई थी, चुप करके गाड़ी में ना, उसकी शादी तय हो गई थी बेचारे की और कोविड आ गया। अब हमने बोला है उसके बाद ज़्यादती हो जाएगी, उसकी शादी नहीं हुई, वैसे ही कोविड है, फारे है घर में, शादी कर देते हैं, वो ऑफिस तो है नहीं, अच्छा है लंबा टाइम स्पेंड हो जाएगा, तो उसकी शादी हो गई मेरे बड़े भाई की। तो हम जो है ना वो ढीठ कौम, माशाल्लाह बैन लगा हुआ था, लेकिन फिर भी दूल्हा को एक गाड़ी में, दुल्हन को एक गाड़ी में आगे पीछे करके गाड़ियाँ चुप करके हम चले गए और घर से रुखसती लेके घर वापसी आ गए। खैर बहरहाल, तो हम यह बात करते हैं सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी की। तो आईकैप आपसे सवाल ऐसा करेगा कि दो पार्टी से दरमियान हो गया फड्डा। अब वो बोल रहा है यार मेरे साथ ये वाला मसला हो गया, लेट से मैंने आपको कहा था मैं आपको चावल बेचूंगा, ठीक है, और चावल जब मुझे पीछे से महंगे आ रहे हैं तो मेरे लिए अब कॉन्ट्रैक्ट वायबल नहीं है।
मुझे बारे में नहीं पड़ रहा, मैं कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर रहा हूँ, ये सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी हो गई है। अब वो आपको ऐसे ऐसे रीज़न देगा, आपको जज करना पड़ेगा कि क्या वाकई ये एक्सेप्टेबल ग्राउंड ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी है या एक्सेप्टेबल ग्राउंड ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं है। आओ अगली बात वो कर रहा है कंपनसेशन इन सर्टेन सर्कमस्टांसेस। इसके ऊपर आईकैप ने अब तक सवाल नहीं पूछा, लेकिन पूछ सकता है। क्या, इसकी मिसाल लेता हूँ आसान। गर्मियाँ पीक चल रही हैं, मुझे जाना है स्कर्दू, एबटाबाद, नारायण, कागान, नथिया गली, अरंकेल, ये सारे मैं नाम ही ले सकता हूँ क्योंकि मैं आज तक गया नहीं हूँ, तो मुझे बस नाम ही याद है, बाकी मैंने देखा वेखा नहीं है, सिर्फ गूगल पे देखा हुआ है। खैर जाना है यार इधर भी। बहरहाल तो मैंने एक ट्रैवल एंड टूर कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट किया कि आप मुझे स्कर्दू, नारायण, कागान, शिमला और जितनी भी ये जगह है ना आप मुझे दिखाओ। उसने बोला ठीक है। और मैंने कहा भाई कि मुझे ना स्काई डाइविंग भी करनी है। उसने बोला ठीक है, स्काई डाइविंग भी करवा देंगे, आपको मसला नहीं है, और उस जगह पे मैं आपको लेके जाऊंगा पहाड़ की चोटी पे फुल टापाटाप, और वहाँ से आपको खुदवा दूंगा। मैंने कहा ठीक है भाई, डन हो गया। मैंने उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कूदने का। अब मुझे तो पता था कि भाई वो कॉन्ट्रैक्ट मैं उस बंदे से कर रहा हूँ और वो ट्रैवल एंड टूर ऑपरेटर है, उसको सारी चीज़ों का इल्म होगा, लेकिन उसने मुझे दे दी गोली। गवर्नमेंट उस चीज़ के ऊपर पाबंदी लगा चुकी थी कि कोई स्काई डाइविंग नहीं करेगा उस एरिया में, या गवर्नमेंट ने उस जगह पे वो लगा दी थी, क्या कहते हैं ना, रास्ते बंद कर देते हैं। कुछ जगह ऐसी होती है चित्राल वगैरह में जहाँ बर्फ़ इतनी गिर जाती है कि लोग फिर वहाँ से सर्दियों में पाकिस्तान बोला हूँ, कराची आ जाते हैं, लाहौर चले आते हैं। क्यों? क्योंकि उनके एरिया में बहुत बर्फ़ पड़ रही होती है, सब कुछ होता है। तो अब जहाँ जाने का मैंने उससे कॉन्ट्रैक्ट किया था कि मुझे वो फलां पहाड़ की फलां चोटी और वो फलां जगह पर लेके जाना, अब उसको पता था कि मैं ये कॉन्ट्रैक्ट तो कर रहा हूँ लेकिन ये मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊँगा। क्यों? क्योंकि उस जगह का तो एक्सेस ही रिस्ट्रिक्ट हो गया है। ऐसा ही है। तो जब उसको ये बात पता थी, और देखो ये बेचारे मियाँ बीवी जो है ना, या भाई बहन जो भी हैं वॉट, ये बड़े खुश हैं कि हम जा रहे हैं भाई पार्टी करने के लिए, लेकिन इस कश्ती वाले को पता है कि इसने झूठ बोला है और झूठ बोल के इनसे पैसे पकड़ लिए हैं। तो भाई अगर इसको इस सच्चाई का पता था और फिर भी इसने सच्चाई छुपाई किससे? हम लोगों से, और हमसे पैसे पकड़ लिए, और जब हम वहाँ पर गए तो पता ये चला कि इसने हमसे क्या बोला है? झूठ बोला है। तो ऐसे केस में इसको मुझे क्या करना पड़ेगा? बोले भाई कंपनसेट करना पड़ेगा, बस यही है। कह रहा है प्रॉमिसर प्रॉमिस टू डू समथिंग नोन टू बी इम्पॉसिबल और अनलॉफुल। प्रॉमिसर को पता था या शुड हैव नोन दी इम्पॉसिबिलिटी। वो बोले भाई मैं कसम खा गया था, मुझे नहीं पता। अरे भाई तुम्हारा काम है ट्रैवल एंड टूर्स का, तुम्हें पता होना चाहिए कि जिस जगह तुम लेके जा रहे हो वो चीज़ जगहें कब खुलती हैं कब बंद होती हैं। यू शुड हैव नोन ना। मैं तो ऐसा लेमैन, हाउ डू आई नो, मुझे कैसे पता चल सकता है? लेकिन हाँ तुम्हें इस बात का इल्म होना चाहिए था। कंपनसेशन फॉर एनी लॉस ड्यू टू नॉन परफॉर्मेंस। अब ये क्या करेगा? बोलो भाई मुझे कंपनसेट करेगा फॉर एनी लॉस ड्यू टू नॉन परफॉर्मेंस। डन है, इजी पीजी। चलो एग्जाम्पल पढ़ लो शाबाश। डन सीन है, ओके की रिपोर्ट है, आ जाओ। एक्सेप्टेबल ग्राउंड ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी एंड नॉन एक्सेप्टेबल ग्राउंड ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। कह रहा है अगर एक्सेप्टेबल ग्राउंड है, हाँ वो बात सही कह रहे हैं, बाकी सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी थी, तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वॉइड। और अगर वो झूठ बोल रहा है, उसकी बात मेरे लिए काबिल कबूल नहीं है, तो फिर कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? वैलिड। डन। अच्छा इसमें कुछ शायद बातें आईकैप में लिखी हुई हैं या नहीं लिखी हुई मुझे नहीं याद पड़ता, या ऑल टुगेदर शायद सारी ही बातें आईकैप में नहीं लिखी हुई टेबल बना के, लेकिन ये टेबल या तो ऑल टुगेदर पूरा या तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मैंने इसमें खुद से डाली हुई हैं, ताकि आईकैप में कल को किसी भी एग्जाम्पल से सवाल उठ के आ जाए तो तुम्हें पता होना चाहिए कि कौन सी बात सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी के अंदर आती है, कौन सी बात सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी के अंदर नहीं आती। जैसे कि मैं इसमें 2-3 रीड कर देता हूँ, बाकी आपका होमवर्क है, आपने रीड करनी है खुद जाके, ठीक है। चलो, डिस्ट्रक्शन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। जैसे मैंने कहा था ना कि मैंने जो है ना वो ब्लैक हॉर्स बेचने का प्रॉमिस किया और वो फिर मर गया सब्सिक्वेंटली जाके, तो बोलता है कि द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि वो मेरा वो वाला घोड़ा इज़ डिस्ट्रॉयड, वो मर गया। यानी कि दूसरी एग्जाम्पल वो दे रहा है, आ रेंटेड बिल्डिंग बर्न्स डाउन, आ पेंटिंग बीइंग ऑक्शन्ड इज़ बीइंग डिस्ट्रॉयड बाय फायर। जिस पेंट के ऊपर बोली लगनी थी वो आग लग गई और वो पेंट जल गई, इसे कहते हैं सब्जेक्ट मैटर का डिस्ट्रॉय होना। क्या सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी है? हाँ है। डन। इंक्रीज डिफ़िकल्टी, मुझे माल पीछे से महंगा आ रहा है, अब मेरे लिए कॉन्ट्रैक्ट करना वारे में नहीं है, क्या जस्टिफाइबल है? जस्टिफाइबल है। मैंने क्या कहा था कि इमोशन से जवाब नहीं देना है, उसूलों से जवाब देना है। बताओ जस्टिफाइबल होगा? नहीं होगा। भाई तुझे माल पीछे से महंगा पड़ तो मैं क्या करूं? मुझे तो कॉन्ट्रैक्ट किया था तुमने, मुझे माल ला के दो, मेरा पैसा मुझे ला के दो, 40 लाख वो भी 30 दिन में। क्या
अगर बैन आ गया तो वो तो एक अलग बात है ना, वो तो सुपर मीनिंग इम्पॉसिबिलिटी है बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ द प्रोमिसर, अभी हम पढ़ के आए पीछे। लेकिन अगर इसको पीछे से माल महंगा आ रहा है, प्राइस हाइक से सुपर मीनिंग इम्पॉसिबिलिटी नहीं होती। देखो मैंने वादा किया कि मैं आपको जो है ना वो 10 दूंगा अचार, ठीक है, और एक अचार मैं आपको दूंगा 400 रुपये किलो, ऐसे इतना किलो, ठीक है, मैं आपको दूंगा 400 रुपये किलो। अब मुझे पता था कि पीछे से जो मुझे कॉस्ट पड़ेगी ना वो 300 रुपये पर किलो पड़ेगी, ठीक है, और मुझे 1 किलो अचार पे कितने का प्रॉफिट आएगा बोलो भाई, 100 रुपये का प्रॉफिट आएगा। और मुझे 10 अचार की बर्नियाँ आपको बेचने पे कितने का प्रॉफिट होना था बोलो भाई, 1000 रुपये का। ये मेरा आपसे कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। अब आपको अचार बहुत पसंद है, आप फुल मूड में बैठी मैं अचार खाऊंगी। अब हुआ ये भाई कि मुझे माल पीछे से महंगा आ गया। अब वो 300 का जब माल मुझे पड़ना था ना, अच्छा वो जो 300 का माल मुझे पड़ना था वो मुझे पड़ गया 600 रुपये का। अब मुझे बताओ मेरी कॉस्ट कितनी आ गई, अगर ऐसे मैं आपसे कंपटीशन करवा लूँ, बोलो भाई कॉस्ट कितनी आ गई, 6000 आ गई, ठीक है। और मुझे बताओ जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है, क्यों, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपको 400 रुपये किलो के हिसाब से दूंगा, तो 4000 मेरी कॉस्ट है। मुझे बताओ मुझे प्रॉफिट है या लॉस है, कितने का भाई, 2000 का। अब मैंने बोला बाजी देखें आप तो समझ सकती हैं कि महंगाई हो गई है, पीछे से प्राइस बढ़ गई है, मैं क्या करूं, मुझे तो प्रॉफिट गया, नुकसान हो गया, मुझे तो लेने के देने पड़ गए। तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे हाँ भाई आप ठीक कह रहे होंगे, मैं इमोशन से सोचूंगी, मेरे अंदर तो कॉन्ट्रैक्ट का कोई सेंस ही नहीं है, हाँ ठीक है चाहे मैंने आपको माफ़ किया, आप ऐसा कहेंगी नहीं। अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा होगा आप क्या बोलेंगी, नहीं भाई मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है, तो मैं माल महंगा मिले सस्ता मिले, आई डोंट गिव अ डैम केयर, ठीक है, तुम क्या करो बोलो भाई मेरा माल मुझे ला के दो, ऐसा ही है। तो पीछे से बढ़ जाना कॉस्ट, प्राइस हाइक हो जाना या कमर्शियली अनवाइबल हो जाना डज नॉट मेक एन एक्सेप्टेबल ग्राउंड फॉर सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। डन। अच्छा जंग छिड़ गई भाई, जंग छिड़ गई, पाकिस्तान इंडिया की जंग हो रही है, पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग हो रही है। अब मुझे बताओ जंग के अंदर नेशनल इमरजेंसी जैसे आ जाती है तो क्या कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो सकता है, नहीं होता, तो एक्सेप्टेबल ग्राउंड है ना। अच्छा थर्ड पार्टी डिफॉल्ट, अ थर्ड पार्टी सप्लायर डिफॉल्ट कर गया, सब कॉन्ट्रैक्टर फेल टू सप्लाई मटेरियल ऑन टाइम अफेक्टिंग द बिल्डिंग प्रोजेक्ट। भाई मैंने एक ठेकेदार को वो दिया, कॉन्ट्रैक्ट दिया कि भाई तुम मेरी बिल्डिंग बना दो, उसने बोला ठीक है। अब उसने बिल्डिंग बनाने के लिए वो सरिया खुद से थोड़ी बनाएगा, वो अमरीली से लाएगा या मुगल स्टील से लाएगा, तो नहीं कहाँ से लाएगा। अब जहाँ से भी उसने सरिया लेना था उस सरिया वाला डिफ़ॉल्ट कर गया और उस सरिये वाले ने इसको सरिया टाइम पे नहीं पहुँचाया, मट्टी टाइम पे नहीं पहुँचाई, सीमेंट टाइम पे नहीं पहुँचाई, ईंटें टाइम पे नहीं पहुँचाई। अब मैं क्या मेरा कोई ताल्लुक है, मेरा कोई गर्ज है स्टील वालों से, सीमेंट वालों से, बोरी वालों से, टाइल वालों से, मेरा कोई कंसर्न है नहीं। मेरा कंसर्न किससे, इस कॉन्ट्रैक्टर से जिसको मैंने अपने घर बनाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया हुआ है। तो मैं किसका गिरबान पकड़ूंगा एंड में आगे, कॉन्ट्रैक्टर का। बेटा तू मेरा घर बना के दे, तुझसे मैंने प्रॉमिस लिया था, तुमने प्रॉमिसर हो, तुम मेरा घर बना के दोगे। बोलेगा भाई मैं क्या करूं, पीछे से माल नहीं आया, पीछे से जो है ना स्ट्राइक हो गई थी लेबर की, और पीछे से जो है ना वो उनके कंपनी के बाहर धरना चला था, इसलिए उसने मुझे माल नहीं पहुंचाया। तो मैं क्या बोलूँगा भाई, किसी और ऑल्टरनेटिव सप्लायर से ला देता, कुछ करता, लेकिन तू मुझे भाई बना के देता मेरी बिल्डिंग या मेरा घर बना के देता, ऐसा ही है ना। तो बोलो भाई थर्ड पार्टी का डिफॉल्ट कर जाना भी इज़ नॉट लीगल, इट्स नॉट अ वैलिड एक्सक्यूज ऑफ सुपरवीनिंग इम्पॉसिबिलिटी। सवाल आया अद्दिया मुबारक की, अद्दिया मुबारक की बताओ तुम भाई हो या बहन हो, और अपने नाम का मतलब भी बताओ साथ साथ। हाँ नहीं, ADDIY क्या होता है, दुआएं। अच्छा सर आई एम अ गर्ल, अच्छा ठीक है। अच्छा देखो अद्दिया मुबारक का सवाल आया है, सर अगर कॉन्ट्रैक्टर की डेथ हो जाए या वो बीमार हो जाए, हाँ दुआएं, सही बोला है इसने, क्या है यार भाई माशाल्लाह, ठीक है। वो कह रही है कि अगर कॉन्ट्रैक्टर की डेथ हो जाए, वो बीमार हो जाए, तो फिर क्या होगा बोलो भाई। हाँ जी, उसके लीगल यार परफॉर्म करेंगे, अगर तो वो परफॉर्म कर सकते हैं, स्पेशल नेचर का नहीं है। क्या घर बनाना स्पेशल नेचर का काम है, किसने बोला नो, कौन बेवकूफ़ है नो बोलने वाला, भाई स्पेशल नेचर का काम नहीं है। अगर मेरे अब्बा कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं और वो घर बनाते हैं, और मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं पढ़ाता हूँ, मैं तो टीचिंग करता हूँ, अब मुझे खक नहीं पता कि माल कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, क्या होता है, तो क्या मैं वो वाला काम कर सकता हूँ, नहीं करता। भाई एक धोबी की दुकान पर एक कारीगर इस्त्री कर रहा है, अब उस कारीगर के ज़िम्मे है 100 कपड़े इस्त्री करना, ठीक है। कारीगर मर गया, कारीगर का बेटा जो कि इस वक्त 20 साल का हुआ है, वो तो NED में जाके अपनी आला तालीम हासिल कर रहा है। अब उसको बोलूँगा कि बेटा तू जाके इस्त्री कर, तो वो किसी दुल्हा की शलवार जला देगा,
ऐसा ही है ना भाई, काम खराब कर देगा ना तो उसको क्या होगा, उसको पेनल्टी पड़ेगी, उसको गालियाँ पड़ेंगी, उसको मार ही पड़ेगी। तो भाई बोलो कॉन्ट्रैक्ट स्पेसिफिक नेचर का या नहीं है ना, सीधी बात है। चलो, स्ट्राइक ऑफ लेबर एक्सेप्टेबल ग्राउंड हुआ या नहीं हुआ? हाँ, तो क्या लेबर क्या लेबर पूरे मुल्क में एक ही है और लेबर नहीं मिल सकती? क्या पूरे मुल्क के 100% लेबर ने स्ट्राइक कर दिए? भाई जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, अमरीली स्टील वालों की दुकान के बाहर धरना हो गया और उनकी कंपनी बंद होने पे आ गई, उनके एम्प्लॉइज़ ने जो है ना वो स्ट्राइक मार दी, सब कुछ कर दिया और कंपनी की प्रोडक्शन भी रुक गई है। तो क्या अमरीली के अलावा स्टील क्यों नहीं बेचता है ना भाई, तो वहाँ से ले लो। ऑल्टरनेटिव अरेंजमेंट पॉसिबल हो सकते हैं ना, तो फिर एक्सेप्टेबल ग्राउंड नहीं है। हाँ, जंग छिड़ गई, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, कर्फ्यू लग गया, कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है, क्या करेंगे? डन। चलो, ये 2-3 चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी हैं, बाकी आप लोगों ने खुद जाके रीडिंग करनी है, कोई पॉइंट समझनी है तो आपने पूछ लेना है। डन। चलो, अब हमारे पास आ रहा है सवाल नंबर 8, 9, 10, 11। टाइम कितना रह गया है? 15 मिनट रह गए हमारे पास। चलो, सवाल नंबर 8, व्हाट इज मीन बाय डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट? डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन लिख दोगे जो पढ़ाई है। ब्रीफली डिस्क्राइब द मोड ऑफ डिस्चार्जिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय म्यूचुअल एग्रीमेंट। बताओ। नोवेशन, ऑल्ट्रेशन, रेसेशन, रेमेशन, वेवर। डिस्क्राइब वेदर द कॉन्ट्रैक्ट इज डिस्चार्ज इन द अबव सिचुएशन। अब मुझे लगता है ये सुपर विनिंग की बात कर रहा होगा। इमरान ट्रेडर्स entered into a 1-year contract with Minhas Oil Limited for the supply of gravels। ग्रेवल्स क्या होती हैं? कुल्हाड़ी? पक्का नहीं यार, वो तो एक्स होता है। अब ये ग्रेवल क्या होता है? आई कैप को भी देख के पूछना चाहिए। ग्रेवल्स कहते हैं लैंडस्केप रॉक। अच्छा, वो जो सीयू पत्थर आते हैं ना आपकी, बजरी है, बजरी। अच्छा, बजरी का कॉन्ट्रैक्ट किया, ठीक है भाई, समझ गया। फॉर द सप्लाई ऑफ ग्रेवल्स फॉर देयर एक्सट्रैक्शन प्रोजेक्ट इन बदीन एट अ फिक्स प्राइस ऑफ 3000 पर डंपर। हाँ, वो डंपर आता होगा ना उसका एक डंपर क्या होता है? हाँ, वो जो डंपर वो मारते थे बाइक वालों को, अल्लाह माफ़ करे, ठीक है। 6 months आफ्टर दी कॉन्ट्रैक्ट द डीजल प्राइजेस इंक्रीज शार्पली मेकिंग इट नॉन प्रॉफिटेबल फॉर इमरान ट्रेडर। ओए होए, बेचारे नुकसान हो गया, कितना बड़ा नुकसान हो गया, उसकी डीजल की प्राइस चले गई। ओए होए, अब गरीब कैसे पूरा करेगा यार, सुपर विनिंग इम्पॉसिबल हो गई है ना। द सप्लाई एट द अग्रीड प्राइस, देयरफॉर इट टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। बताओ भाई, ऐसा ही ना, सुपर विनिंग इम्पॉसिबिलिटी है ना भाई? नहीं, ठीक है, हाँ बोलते बोलते यूटर्न मारा है इसने, ठीक है, इमोशन से नहीं देखना आपने, ठीक है। चलो, तालिब वॉज इंडेटेड टू बशीर फॉर 10,000। ऑन तालिब की रिक्वेस्ट बशीर ने कहा कि मैं जहांगीर को एक्सेप्ट कर लूँगा एज डेटर इन प्लेस ऑफ तालिब। जहांगीर फेल टू मेक पेमेंट ऑन ड्यू डेट अंडर द प्रोविजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। यू आर रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन वेदर बशीर कैन नाउ डिमांड पेमेंट फ्रॉम तालिब। ये क्या है? ये नया कॉन्ट्रैक्ट है, कौन सी हेडिंग है? ऑल्ट्रेशन है, नोवेशन है। क्या वो डिमांड कर सकता है पेमेंट अगेन उससे? क्यों? क्योंकि आफ्टर नोवेशन पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट में और मे नॉट रिमेन द सेम एंड परफॉर्मेंस ऑफ ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट कैन नॉट बी। शाबाश, क्या बात है यार, इतना अच्छा पढ़ाता हूँ। चलो यार, बम्बे किसी के पास? हाँ, बम्बे बोले तो बबल दे रहा है, क्या है? लाओ, कौन सी है? आमरस? खट्टी चीज़ें नहीं खाया करो, तुम्हारी सेहत के लिए अच्छी नहीं है। ओए, शर्म नहीं आती, फेंक के दे दो। फ्रेश अप है यार ये तो। हाँ जी, बबल है, मुंह का जाएगा, अच्छा नहीं हो रहा, मज़ा नहीं आ रहा। लालजी ट्रेडर्स agree to supply cotton yarn to Fuzzy Textile at a price fixed for 1 year
3 मंथ आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट यार्न की प्राइस इंक्रीज हो गई, ओए होए कितना बड़ा नुकसान हो गया गरीब का, मेकिंग इट कमर्शियली अनवाइबल फॉर लालची टू कंटिन्यू सप्लाई ऑफ अग्रीड प्राइस, देयरफॉर दे टर्मिनेट कॉन्ट्रैक्ट ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफिकल्टी या इम्पॉसिबल परफॉर्मेंस। बताओ डिस्चार्ज हुआ? क्या क्यों? ओके बोलिए वाओ, चैप्टर खत्म। कैसा? क्या? अच्छा जी, BLD बुक कॉपी पैंसठ। टोटल 15 सवाल हैं चैप्टर के, 5 पेपर के। 15 तो नहीं है टोटल, मतलब बहुत सारे 5 पेपर के सवाल हमने प्रैक्टिस में कर लिए हैं, और जो याद रखो जो प्रैक्टिस डब्बों के अंदर आ जाते हैं ना वो फिर यहाँ रिपीट नहीं होते। अच्छा जी, ऑटम 25 का सवाल है, इसके बाद मार्च 25, ऑटम 24, ऑटम 23, 22, 22, 21 और फिर 13 से पीछे आ रहा है। क्या किया जाए? हाँ जी बोलो, क्या किया जाए? डिस्कस किए जाए? हाँ किए जाए, ठीक है। यहाँ से शुरू करते हैं। अंडर द कॉन्ट्रैक्टेड 1872 आइडेंटिफाई द कंडीशंस दैट DIO मस्ट फुलफिल टू मेक अ वैलिड डिलीवरी ऑफर। ये क्या बात कर रहा है? अच्छा, तो आप क्या करोगे? 5 हेडिंग डालोगे, अनकंडीशनल, प्रॉपर टाइम, प्रॉपर लोकेशन और ये सब कुछ, अपॉर्चुनिटी ऑफ इंस्पेक्शन एंड वो सारी चीज़ें, बस इतना ही करोगे। जब भी केस स्टडी आएगी तो उसको क्या करोगे? अप्लाई करोगे। DIO मस्ट फुलफिल द फॉलोइंग कंडीशन टू मेक अ वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। फिर अनकंडीशनल ऑफर, द ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस बाय DIO मस्ट बी अनकंडीशनल, दैट इज इट मस्ट नॉट दिस एंड दैट, और किसी चीज़ पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी जब उसने सवाल में तुम्हें किसी कम्युनिटी का नाम दे दिया है, किसी पार्टी का नाम दे दिया है, तो उस पार्टी का नाम तुमने सवाल में इस्तेमाल करना है, उस कम्युनिटी का नाम तुम्हें सवाल में इस्तेमाल करना है, ठीक है। वाइल डिलीवरिंग दी, क्या बोला है? इम्पोर्टेड कोल्ड प्रिस्क्राइब्ड ऑयल्स इंक्लूडिंग कुकिंग एंड एसेंशियल ऑयल। तो मैं बोलूँगा भाई तेल डिलीवर करते वक्त इंश्योर करना है कि प्रॉपर लोकेशन हो, प्रॉपर टाइम हो। क्या मेरी बात समझ आ रही है? तो जो सब्जेक्ट मैटर उसने लिख दिया है और जो पार्टीज का नाम उसने लिख दिया है उसका इस्तेमाल करते हुए अपने आंसर को ड्राफ्ट करूँगा। क्या मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? आओ पढ़ें। DIO से एंगेज इन द बिजनेस ऑफ सप्लाइंग एन इम्पोर्टेंट तेल, बहुत सारे तेल हैं, वाइड रेंज ऑफ कस्टमर्स, बिलो आर द डिटेल ऑफ सम मैटर्स पर्टेनिंग टू DIO। DIO साइन एन एग्रीमेंट विद CC विच स्टेट डिलीवर 100 लीटर्स ऑफ कैस्टर ऑयल फॉर 500 रुपये पर लीटर बाय 15 मार्च। DIO के प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने
इस कंसाइनमेंट को पैक कर दिया है और रेडी टू डिलीवरी कर दिया है। बोला भाई बट रेडी टू डिस्पैच है, ठीक है। हेड ऑफिस इस्लामाबाद में है, किसका? मेरे कस्टमर का, जिसको मैं सप्लाई करना है, लेकिन उसके कॉस्मेटिक प्रोडक्शन फैक्ट्रीज आर लोकेटेड इन फैसलाबाद एंड सियालकोट। अब इसने ये बात क्यों बोली है? प्रॉपर लोकेशन, यानी कि अब चैप्टर नंबर 7 परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पार्ट 2 जब पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें वो बोलता है लोकेशन के बारे में। आपने उससे पूछना है कि अगर उसने लोकेशन आइडेंटिफाई नहीं करी है, क्या उसने आइडेंटिफाई करी कि मुझे कहाँ भेजना? नहीं, तो मैं उससे पूछूंगा भाई किस लोकेशन पे भेजूँ, मुझे पूछना चाहिए। अब उसका हेड ऑफिस इस्लामाबाद में, लेकिन कॉस्मेटिक प्रोडक्शन फैसिलिटी कहाँ पर है? फैसलाबाद सियालकोट में। तो मैं उससे पूछूंगा ना, इखलाकन तो यही करना चाहिए ना कि भाई मैं कहाँ पहुँचाऊँ, जहाँ वो बोलेगा वहाँ पहुँचाऊँगा, प्रॉपर टाइम पे पहुँचाऊँगा। डन? क्या मेरी बात समझ आई है? आंसर देखें इसका, आओ सारे पॉइंट आएंगे, सारे पॉइंट आएंगे, आ जाओ। अश्योरेंस ऑफ फुलफिलमेंट क्यों नहीं लिखा इसने? ऑर्डर दे चुका है, पता है फुलफिल कर लेगा, तो वो क्या ही एश्योरेंस देगा इसको? चाहो तो लिखते, आइटम नहीं लिखा, सही सही किया, क्योंकि जब इतने बड़े मैं सप्लायर को ऑर्डर दे रहा हूँ कि यार मेरा तो से बिजनेस रिलेशनशिप है, तो वो मुझे क्या एश्योरेंस दिलवाएगा बार बार कि वो कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल कर सकता नहीं करता। डन, पढ़ लो। और शायद इसलिए भी नहीं लिखा होगा। ओके चलो, आ जाओ। इसमें ना रेमेडीज़ वाला पार्ट भी है, इसको कर दो पेंडिंग। ये हम चैप्टर नंबर 9 के बाद पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें 6 भी होगा और कुछ ना कुछ पार्ट 9 का भी होगा। इधर आ जाओ। सेम सवाल, पढ़ ले हो ना साथ साथ? हाँ, कहते हैं एलसी मीडियम साइज सीमेंट मैन्युफैक्चरर है, डिस्ट्रीब्यूटर है। दानियल इनका डिलीवरी सुपरवाइजर है, जो कि अभी भी आया है, और उसको बोला गया भाई तुम इस ऑर्डर को देख लो ज़रा। ऑर्डर जॉइंटली पेश किया गया है फ़हीम हुसैन एंड करीम हुसैन ने। ये क्यों लिखा हुआ है? कि अगर ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस किसी एक को भी दी गई, गोया के सबको दे दी गई, वो वाला पॉइंट। बताओ क्या हो गए? बोलो बोलो, क्या लिखोगे? जबान नहीं है, बबल में हाल थोड़ी आ रहे हो। हाँ सेम बात लिखोगे, क्या क्या लिखोगे बताओ, याद कराओ। अनकंडीशनल बोलो ना, शाबाश। प्रॉपर टाइम, आ जाओ। विदाउट एनी एडिशनल कंडीशन, यानी कि आप इसको क्या कहते हो? अनकंडीशनल। हेडिंग चेंज क्यों हुई है? आप अनकंडीशनल ऑफर लिख दो, अनकंडीशनल ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस होनी चाहिए। आप इसे लिख सकते हो कि अनकंडीशनल ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस। देन स्पेसिफाइड टाइम, चूँकि टाइम स्पेसिफाई नहीं किया हुआ अगर, तो फिर रिजनेबल टाइम है। स्पेसिफाइड प्लेस,
अगर नहीं किया हुआ तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप उससे पूछो भाई कि मैं किस जगह पे आपको पहुँचाऊँ माल। अच्छा, ये जो किस जगह पे पहुँचाऊँ माल, ये वाला पॉइंट हमने चैप्टर नंबर 6 में इसलिए डिस्कस नहीं किया क्योंकि लिखा हुआ नहीं है। चैप्टर नंबर 7 में इसके बारे में लिखा हुआ है। आ जाओ, मैंने कहा था ना उन दो बंदों का नाम क्यों लिखा हुआ है। जब उसे जॉइंट प्रोमिजर का पॉइंट डाल दिया तो आप क्या बोलोगे, चूंकि इस सवाल के अंदर जॉइंट प्रोमिजीज हैं तो डिलीवरी किसी को भी दे दो तो ऐसा समझा जाएगा कि अपॉर्चुनिटी फॉर इंस्पेक्शन मस्ट प्रोवाइड रीजनेबल टू प्रोमिजीज टू इंस्पेक्ट द गुड इंश्योर दे मीट द अग्रीड टर्म्स क्वांटिटी एंड क्वालिटी। ये बात आपको वहाँ भी लिखनी चाहिए थी सोलन, ठीक है। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा है कि आंसर को उसने सही लिखा है नहीं लिखा, आपको वहाँ भी लिखनी चाहिए थी। क्योंकि शायद वहाँ पे 3 नंबर का मार्किंग प्लान था तो उसने 3 नंबर के लिए 3 पॉइंट लिख दिए, लेकिन आपको लिखना चाहिए कि वो अपॉर्चुनिटी फॉर इंस्पेक्शन अगले बंदे को देगा। डन। और वैसे भी दी जाती है क्योंकि माल वैसे उधार पे बेचा जाता है तो वो खोलते हैं, चेक करते हैं, कोई अगर डिफ़ॉल्ट आता है, कोई डिफ़ॉल्टेड प्रोडक्ट आ जाती है, कोई टूटी फूटी चीज़ आ जाती है तो वापस करवाते हैं। डेबिट क्रेडिट नोट के जरिए उसकी रिवर्सल वहाँ होते हैं, आप पढ़ोगे आगे, बल्कि अकाउंटिंग पढ़ के आया होगा डेबिट क्रेडिट नोट, ऐसा ही है ना, बड़ा है ना। चलो एक चीज़ और देखो सवाल में, एक चीज़ किसी ने नोट करी, कहाँ गया, कहाँ, मुझे बताओ, अल्लाह भला करे, सवाल में कहाँ गया। ठीक है, सही है सही है सही है, ठीक है। चलो पढ़ लो। उसने चूँकि 60 बैग का ऑर्डर दिया था तो आप पे लाजम है कि आप 60 के 60 बैग जो है ना वो डिलीवर करो, नॉट पार्शियल। वैसे ये पॉइंट लिखा हुआ नहीं है उसके अंदर जो हमने आई के अपनी किताब में चीज़ें पढ़ी हैं, ये इसने बस अपनी तरफ से एक एडिशनल पॉइंट डाल दिया है, कंप्लीट डिलीवरी। तो मैं तुम लोगों को कहा था फ्रॉड वगैरह मिसरिप्रेजेंटेशन में लिखवाया था कि कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो कि आपकी किताब में नहीं लिखे हुए, क्योंकि किताब में नहीं लिखे हुए तो मैंने अपने नोट्स में नहीं डाले हुए, लेकिन आई के अपने सजेस्टेड आंसर में ऐड किया हुआ है। तो जैसे ये छठा पॉइंट डाला है कंप्लीट डिलीवरी का, तो ये कंप्लीट डिलीवरी वाला पॉइंट भी आप क्या कर दो, वहाँ जाके ऐड कर दो क्या ऐड, लिख लो अपने पास नोट्स में, जाओ ऐड कर लो। पढ़ाया इसलिए नहीं क्योंकि किताब में नहीं है। डन। बस 4 मिनट में इंशाल्लाह 55 में छोड़ूंगा सर इंशाल्लाह। वैसे 11:10 तक आएंगे, मुझे पता है। अच्छा क्या कंप्लीट डिलीवरी लिख लो पॉइंट, हाँ कंप्लीट डिलीवरी लिख लो बस। अच्छा मेरी बात सुनो, सवाल नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10। हम एक काम करते हैं, आप इसका होमवर्क ले लो मुझसे। सवाल नंबर 5 यानी कि बाबर रशील वाला, सवाल नंबर 6, 7, 8, 9 और सवाल नंबर 10। 5, 6, 7, 8, 9, 10 6 सवाल है 5 से भर के। मैं आप लोगों को दे रहा हूँ क्या होमवर्क, ये आप लोगों ने करके आना है। 8 से 11 कर लिए ना, नहीं किया हमने, दिया होमवर्क मैंने कोई यार, वो तो 1 से 7 तक थे ना। हाँ तो ये है ना, कब बोला माई, ये मैंने डिस्कस किया है। ये लो कैच करो, कैच करो, मुंह धो लो। अजी ये इतने कॉन्फिडेंस से एक बात बोलती है, अगला बंदा कंफ्यूज हो रहा है। चलो बताओ होमवर्क कौन कौन सा है तुम्हारा। सवाल नंबर 5, 6, 7, 8, 9, 10 यानी कि 6 सवाल तुम लोग होमवर्क कर लोगे मैनेज। हो सका तो मैं इसका वीडियो सोल्यूशन अपलोड कर दूंगा, जो रह गया वो फिर आपने अपनी तरतीब पे हम अटेम्प्ट करना होगा। कोई मसला हो तो पूछ लेना है और हम अगली क्लास में इसको डिस्कस भी कर सकते हैं अगर कोई मसला इनकेस हुआ। नहीं तो फिर हम इंशाल्लाह कल की क्लास में एक फ्रेश चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नंबर 2। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दवाइयाँ हिला हिला के उसके लिए जाइएगा। इंशाल्लाह अगली क्लास में मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।